अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, चलते हैं आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ बायोदेवी रिंकल के साथ। अब जो है आज का जो अपना लेक्चर है वो है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि अपन ने ब्रेन पूरा डिस्कस कर लिया था तो स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड पे भी पूरा लेक्चर बनता है बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड में भी काफी सारे ऐसे माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो कई क्लासेस में डिस्कस नहीं किए जाते हैं या बच्चों को बिना पता रह जाते हैं। तो मैंने ये जो पूरा पर्टिकुलर लेक्चर है वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्रिएट किया है। अब अगर अपन स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये कहां से है, ब्रेन से अटैच होती है और बिल्कुल लोअर पार्ट की तरफ बैकबोन में नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती है। अब ये ब्रेन के अंदर है, इसकी जो लेंथ होती है नियर अबाउट 45 से 43 तक होती है। अब ऐसा 45 से 43 तक इसलिए लिखा गया है बिकॉज काफी बुक में ये बोला है कि जो जेंट्स होते हैं उनकी स्पाइनल कॉर्ड लेंथी होती है एज कंपेयर टू फीमेल, बिकॉज जेंट्स में बोला गया है कि 45 तक होती है और फीमेल्स में 43 तक होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ तो मैंने आपको बता दी, ब्रेन से अटैच है ये और ये किसकी लेंथ है, स्पाइनल कॉर्ड की। अब इसका डायमीटर जो होता है वो बहुत वेरी करता है। डायमीटर वेरी कैसे करता है, मतलब पर्टिकुलर पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एग्जैक्टली एक जैसी नहीं होती है। इसका जो अपर पोर्शन होता है मीन सर्वाइकल रीजन जो होता है वहां का डायमीटर और जो लंबर एरिया वाला डायमीटर होता है वो वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं कि अपर वाला, जैसे मान लो गन्ना देखा है आपने, गन्ना, गन्ने में कैसा होता है कुछ कुछ जगह पर फूला है, सेंटर में पतला है, फिर वापस से फूला है, तो वैसा ही स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है कि जब अपन थोरेसिक रीजन की, अपर लंबर रीजन की बात करते हैं और थोरेसिक रीजन की बात करते हैं तो वहां पर वेरिएशन आ जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगी एक पिक के साथ और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए नीचे वाला रीजन है तो नीचे वाला रीजन कौन सा, लंबर रीजन हो जाएगा, वहां पर डायमीटर कैसा है, ज्यादा। ऊपर वाला जो सर्वाइकल रीजन है वहां पर भी डायमीटर कैसा है, ज्यादा, लेकिन यहाँ पर कैसा है, कम है। तो नियर अबाउट 6.4 कई बुक्स में देखा है वो थोरेसिक रीजन का डायमीटर होता है और यहाँ 13 समथिंग, तो मतलब एटलीस्ट डबल हो जाती है स्वेलिंग जो है। तो साथ में स्टिकर की फॉर्म में एक डायग्राम दिखेगा आपको, उसमें आपको क्लियर रहेगा कि अपर पार्ट में कैसे वो थिक है और मिडल में कैसे थिन है। तो ये तो हो जाता है इसकी लेंथ और इसके डायमीटर की बात। अब अगर बात करें तो ये फोरामेन मैग्नस से निकलते हुए मेडुला ऑब्लोंगेटा से होते हुए सर्वाइकल C1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है, L1 तक। C1 क्या होता है, C1 हमारी सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा है और L1 जो है हमारी लोअर लंबर वर्टिब्रा है। तो ये इतनी लंबी होती है। अब इसमें इसके साथ भी ब्रेन की तरह है, इसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, ब्रेन को कितना प्रोटेक्शन मिलता है तो वैसे स्पाइनल कॉर्ड को भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसमें प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, जैसे ब्रेन हमारा क्रेनियल बॉक्स के अंदर बंद होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन। वी हैव अ बैकबोन इन अ डॉर्सल एरिया, तो वो डॉर्सल एरिया की जो बैकबोन होती है वो किसको प्रोटेक्शन देती है, स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड में एक और फैसिलिटी वापस ब्रेन की तरह हो जाएगी, जो फैसिलिटी अपन ने पढ़ी थी मेनिंजेस, पढ़ी थी ना अपन ने कि मेनिंजेस होती है स्पाइनल कॉर्ड में भी। तो ब्रेन के अंदर मैंने आपको 3 मेनिंजेस बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर है ना, फिर मिडल वाली एरेक्नॉइड एंड थर्ड वाली थी बताई थी इनर मोस्ट पाया मैटर। और आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस भी बोला था, मैंने बोला था ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में सब ड्यूरल कैविटी होती है, ठीक है। और फिर नीचे वाला जो पोर्शन था उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये वाला पोर्शन, इसमें मैंने बोला था सब एरेक्नॉइड कैविटी होती है जहां सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। लेकिन ब्रेन के अलावा अगर अपन स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा भी था जब मैंने ब्रेन बताया था तब कि मैडम स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस में और सीएनएस ब्रेन की मेनिंजेस में क्या डिफरेंस होता है। तो दिस इज द डिफरेंस हियर, यहाँ दोनों ये स्पेस तो है ये, लेकिन ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी यहाँ पर भी एक स्पेस होता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल स्पेस या एपिड्यूरल कैविटी। अब ये जो एपिड्यूरल स्पेस होता है यहाँ पे भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, इसमें हो जाएंगे एडिपोज टिश्यू, कुछ वेन्स हो जाएगी, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हो जाएंगे,
तो ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। यानी स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 3 meninges. One is dura mater, second is arachnoid and third is pia mater. तो इन दोनों के स्पेस के अलावा one more space is present in the spinal cord. वो स्पेस कौन सा हो जाता है? एपिड्यूरल स्पेस। ये एक डिफरेंस होता है ब्रेन की मेनिंजेस में और स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस में। अब बात करते हैं वर्टिबल कॉलम्स की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो स्पेस होता है इसमें एडिपोज टिश्यू वगैरह है, तो एडिपोज टिश्यू वगैरह तो ये इसको प्रेशर से, शॉक से बचाने में हेल्प करेंगे। फिर इसके डायमीटर की बात भी अपन ने कर दी है। अब चलते हैं, जो वर्टिब्रास इसमें होती है वो इसको कैसे प्रोटेक्ट रख रही है। वो इसके चारों तरफ जब प्रेजेंट होती है तो वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब वर्टिब्रा इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को लग रहा होगा नर्व्स कैसे बाहर निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पानी के पाइप में अगर दोनों तरफ छेद कर दो तो पानी कैसे निकलेगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लंबा सा पाइप है, उसके दोनों तरफ छेद कर दिया है और ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, तो पानी कुछ ऐसा निकलेगा ना। ये पाइप है, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, यहां से, है ना, ऐसा निकलेगा ना। तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही ऐसा ही है, बिकॉज इसको किसने कवर करके रखा है? वर्टिबल कॉलम ने कवर करके रखा है। तो जहां जहां वर्टिब्राइज नहीं है, मीन्स अगर ये एरिया है तो यहां नहीं है ना, तो यहां से निकलेंगे। ठीक है। अब कैसे इमर्ज हो रही है इसके लिए भी मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ। तो आप देखिए, इस पिक में आपको क्लियर हो जाएगा कि जहां जहां बीच बीच में वर्टिब्राइज है वहां से बाहर बाहर क्या निकल रही है? नर्व्स निकल रही है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, ये नर्व्स का इमरजेंस समझ में आ गया। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें टोटल कितनी नर्व्स होती है? मतलब मेन जो, अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स की बात करेंगे तो 31 स्पाइनल नर्व्स होती है। कितनी? 31 स्पाइनल नर्व्स। अब इस 31 को भी आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग रीजन है ना, वर्टिबल कॉलम में भी अलग अलग रीजन है, तो स्पाइनल नर्व्स के निकलने का रीजन भी अलग अलग है। तो 8 नर्व्स जो होती है वो कहां से निकलती है? सबसे ऊपर वाली, यानी सर्वाइकल एरिया से। फिर 12 नर्व्स जो होती है वो कहां से निकलती है? थोरेसिक एरिया से। इसी के साथ 5 नर्व्स आपके लंबर और 5 नर्व्स आपके सेक्रम वाले एरिया से, और 1 जो होता है वो कॉकाइजियल, इस एरिया से। इसका भी प्रेजेंटेशन साइड में आपको स्टिकर की फॉर्म में दिख रहा होगा कि कैसे वहां से कितनी कितनी नर्व्स को काउंट कर रहे हैं। अब ये जहां से निकल रहे हैं ना, उसके बिहार पे इसका नेम होता है। जैसे सी सर्वाइकल रीजन से निकल रही है तो C1 C2 C3 ऐसे ऐसे करके। थोरेसिक से निकल रही है तो T1 L से निकल रही है तो L1 L2, सेक्रम से निकल रही है तो S1 ऐसे करके इसका नेमिंग दिया जाता है। तो ये जो हो जाती है, कौन सी हो जाएगी? आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हो जाएगी। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कैसे होती है? बिल्कुल लास्ट में एक कांटा कैसा होता है, उसका तीखापन होता है ना, किसी भी तलवार का कांटे के लास्ट में देखो एंड जो होता है वो काफी टेपरिंग एंड होता है। तो L1 तक जाते जाते ये कैसा हो जाता है? बिल्कुल ऐसे तीखा सा टेल लास्ट में ऐसे निकल जाता है, टेपरिंग एंड। तो ये जो टेपरिंग एंड निकलता है इसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। क्या बोलेंगे? कोनस मेडुलरिस। अब कोनस मेडुलरिस के बाद का जो सीन होता है वो कैसा होता है? कोनस मेडुलरिस के बाद में ऐसे घोड़े की पूंछ जैसे हो ना, ऐसे इस तरह से बहुत सारी नर्व्स ऐसे निकली रहती है। तो घोड़े की पूंछ को यूज किया गया, मैंने वर्ड यूज किया ना, घोड़े की पूंछ, तो हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको नाम दे दिया कॉडा। कॉडा वर्ड स्टैंड फॉर लास्ट, एनल पार्ट के लिए कॉडा वर्ड यूज किया जाता है। तो कॉडा इक्वेना, क्या बोलेंगे इसको? कॉडा इक्वेना। तो इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो टैपरिंग एंड होता है, जहां पर नीचे की तरफ लंबर एरियाज के पास जहां स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉनस मेडुलरिस या कॉनस टर्मिनलिस भी लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे टर्मिनस पार्ट है ना, इसके लिए। और उसके नीचे जो ब्रांचेस टाइप स्ट्रक्चर्स निकल रही है उसे क्या कहेंगे? कॉडा इक्वेना। ओके, तो ये हो जाती है आपकी कैसे कैसे नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। अब अगर अपन बात करें स्पाइनल कॉर्ड को, अगर मैं टीएस फॉर्म में देखूं, यानी कट करके देखें अपन, इसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करें, तो ट्रांसफर सेक्शन में कैसा हो जाता है? इसके कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो जिसको इसका इधर अपर वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। क्या बोलेंगे इसको? पोस्टीरियर
मीडियन सर्कस। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर, एंटीरियर मीडियन फीजर। ठीक है। अब ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा था कि ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के केस में कैसा होता है, जो ग्रे मैटर है वो अंदर की तरफ होता है और जो व्हाइट मैटर होता है वो सराउंडिंग की तरफ होता है। तो इस सराउंडिंग की तरफ में कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आपको ये कुछ इस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर टाइप बीच में दिखेगा। मैंने आपको एक पिक भी दिखाती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखिए आपको एक ये जो पिक दिखाई जा रही है इसमें कैसा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको अगर अपन टीएस देखते हैं तो इसमें क्लियर आपको दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, पोस्टीरियर मीडियन सर्कस, और नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, एंटीरियर मीडियन फीजर। तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल लेफ्ट और राइट पार्ट में इसको काट रहा है। जैसे अपन ने सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बात की थी ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट, वैसे कि वैसे स्पाइनल कॉर्ड में भी देखो ये जो पोस्टीरियर मीडियन जो है वो क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ उसको डिवाइड कर रहे हैं। और सेंटर की तरफ जो आपको हाइलाइट ब्राउनिश स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा ग्रे मैटर, और चारों तरफ क्या हो जाएगा, व्हाइट मैटर। अब ये जो व्हाइट मैटर होता है इसकी प्रेजेंस की वजह से भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये व्हाइट मैटर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है अपने 3 डिवीजन बना लेता है, क्योंकि ग्रे की पोजीशन कैसी है, ग्रे मैटर की बिल्कुल बटरफ्लाई शेप में है। तो व्हाइट मैटर को ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे अपर वाला जो पार्ट हो जाएगा उसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, साइड वाला जो पार्ट है उसे अपन बोलेंगे लेटरल फ्यूनिकुलस, एंड जो नीचे की तरफ वाला पार्ट हो जाएगा उसे बोलेंगे एंटीरियर फ्यूनिकुलस। और बिल्कुल आप देख सकते हैं सेंटर के अंदर एक होल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे सेंट्रल चैनल कहा जाता है। दिख रहा है आपको क्लियर? इस तरह से जो है स्पाइनल कॉर्ड का टीएस होता है। यानी मैंने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया उसमें ऐसा था, सेंटर की तरफ जो राउंड था उसे अपन ने क्या कह दिया, सेंट्रल कैनाल, बिल्कुल सेंटर की तरफ प्रेजेंट थी। नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये वाला व्हाइट मैटर अलग, ये वाला व्हाइट मैटर अलग और ये वाला व्हाइट मैटर अलग, तीनों को अपन ने नाम दे दिया ना अलग अलग, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल। तो इस तरह से इसमें व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। अब अगर अपन बात करें कि ये स्पाइनल कॉर्ड काम क्या करती है, भाई इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी तो इसका काम भी तो बताना जरूरी है ना, कि भाई इतना अगर इसका स्ट्रक्चर डिटेल है या इतना एफिशिएंट स्ट्रक्चर है तो इसको काम क्या दिया गया है। और व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो व्हाइट मैटर होता है वो माइलिनेटेड है और ग्रे मैटर है वो नॉन माइलिनेटेड है, क्योंकि मैं ये अपनी पहली दोनों क्लासों में बता चुकी हूँ। तो जो व्हाइट मैटर होगा वो कैसा माइलिनेटेड है तो फटाफट से रिएक्शन करेगा ना। अब अपन बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की। एक तो इसका फंक्शन, इसमें कैसा होता है, 2-3 तरह के ट्रैक्स बनते हैं। ट्रैक कैसे हो जाएगा, एक ट्रैक जो हो जाएगा वो आपका सेंसरी ट्रैक हो जाएगा। कैसा ट्रैक? अब जब सेंसरी ट्रैक की बात करें तो सेंसरी ट्रैक में क्या हो जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन को गेन करेगा, सेंस करेगा, यानी स्टिमुलस को रिसीव करेगा, और स्टिमुलस को रिसीव करके ये कहां लेके आएगा, ब्रेन के पास, ब्रिंग टू द ब्रेन। तो ये सेंसरी वाला ट्रैक, इसको सेंसरी वाले ट्रैक को क्या बोलेंगे, सेंसरी असेंडिंग ट्रैक, है ना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है। असेंडिंग का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ लेके आ रहा है। और एक दूसरा एक और ट्रैक होता है उसे बोलते हैं मोटर डिसेंडिंग। अब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आ गई तो उस ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन को लेके जाने के लिए भी तो एक ट्रैक होगा ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड और अदर पोर्शंस, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड का, इट प्रोवाइड द ट्रैक्स फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। सेकेंड थिंग ये क्या करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है सेकेंड वाला, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और अगर ये आपकी लाइफ में नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, तो बहुत आपकी बॉडी को बहुत हार्म होता। अब हार्म कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभ गया, मूवी में दिखा था ना एकदम लड़की के कांटा चुभ जाता है और हीरो उठा के लेके जाता है लड़की को एकदम, है ना। तो वही कांटे की बात कर रही हूँ मैं एक्चुअली जब कांटा आपको चुभता है तो आप सडन अपने पैर को क्या करते हो, एकदम रिमूव करते हो, मतलब झटके से।
और मान लीजिए आप क्लास में बैठे थे, बिल्कुल नियर बाई आपका फ्रेंड बैठा था और कुछ ऐसी सी बात हुई तो उसने आपको चिमटी काटी। चिमटी काटने फ्रेंड्स करते हैं ऐसी हरकतें, तो चिमटी काटने ना एकदम एकदम खा सकते हो आप, तो सडन रिएक्शन हुई ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन वही है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? दिस इज द स्टीरियोटाइपिक एक्शन। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ा, इसमें सोचना बिल्कुल नहीं पड़ा कि आपको करना क्या है, नहीं सोचना पड़ा तो क्या हुआ, फटाक से वो रिएक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने कोई कढ़ाई नीचे रखी है और आप घूमते फिरते अच्छा उसको टच कर दिया आपने, और टच जैसे ही किया झटके से हाथ को हटा दिया, और झटके से हाथ को हटाया तो आपके हाथ ने क्या किया, फटाक से रिएक्शन किया ना। तो ये सारी एक्शंस किस में आती है? रिफ्लेक्स एक्शन में आती है। मीन्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड का एवोल्यूशन इसीलिए हुआ ताकि ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस है उसको कम करके फटाक से रिएक्शन हो जाए। क्योंकि अगर वो मैसेज ब्रेन तक जाता तो क्या हो जाता, हाथ जल जाता, कांटा ज्यादा अंदर चुभ जाता है ना, और चिमटी बहुत तेज कट जाती, मतलब फटाक से नहीं हटा जाता। तो टू रिड्यूस द पेन जो प्रोसेस होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, और इस रिफ्लेक्स एक्शन का होने का रीजन ही यही है कि आपकी बॉडी को कम से कम हार्म हो। अब इसमें रिफ्लेक्स आर्क पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? देखिए सबसे पहले जो है क्या आता है, स्टिमुलस आता है। उस स्टिमुलस को कौन गेन करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। कहां जाएंगे इंफॉर्मेशन? सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं? ये सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को, या जहां रिसेप्टर से आपके जहां से इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को लेके कहां भेज देते हैं? आपके इंटर न्यूरॉन्स के पास भेज देते हैं। इसके पास भेज देंगे, इंटर न्यूरॉन्स के पास। और ये इंटर न्यूरॉन्स ना बड़े क्यूट से होते हैं, बिल्कुल मतलब चुपचाप जैसा बोलो वैसे काम करते हैं। बीच का होता है ना, बीच का एकदम, उसका नाम लिया दिया। तो इंटर न्यूरॉन जैसे इंफॉर्मेशन को लेते हैं वो इंफॉर्मेशन को दे देते हैं मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन ना बड़े एकदम पप्पा जी टाइप के, पप्पा जी टाइप के कैसे, हटा दे कर, समझ में आई बात? तो मोटर न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, फटाक से इफेक्टर ऑर्गन को क्या बोलते हैं? इफेक्टर ऑर्गन को बोलते हैं हटा ले वरना जल जाएगा, है ना, हटा ले वरना चुभ जाएगा। तो ये जो होता है अपना रिफ्लेक्स आर्क हो जाता है, यानी इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी न्यूरॉन के पास गई, इंटर न्यूरॉन ने उसको एक्सेप्ट किया, मोटर न्यूरॉन ने उसको बोला कि हाँ भाई तूने बता दिया ना, अच्छा हुआ, फटाक से उसको पैर को बोलेगा, हाथ को बोलेगा हट जा हट जा हट जा। तो इसका भी ना फोटोग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें भी आपको एक क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर। दो तीन जो एग्जांपल्स है आपके वो आप देख लीजिए, पैन वाला भी है, रिफ्लेक्स आर्क वाले, ये जो फोटोग्राफ्स है इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है। दिख रहा है ना आपको? अब इसमें ऐसा ही है कि इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, सेंसरी न्यूरॉन ने लिया, फिर आगे भेजा, और लास्ट में जाकर इफेक्टर ऑर्गन ने क्या कर दिया, अपना काम कर दिया। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हमारे साइंटिस्ट थे मार्शल हॉल। क्या नाम था इनका? मार्शल हॉल। ठीक है, तो ये पूरा जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई पोर्शन नहीं समझ में आया, अगर कोई बात ऐसी रह गई है जो आपको क्लियर नहीं हुई है, और स्पाइनल कॉर्ड पता है आपको कैसी होती है, लॉन्ग होती है, थिन होती है, ट्यूबुलर होती है, तो इतना तो क्लियर सबको पता ही है। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और कुछ नहीं समझ में आया तो भी बोल सकते हैं, और कुछ अलग से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलो, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर थोड़ा सा मन हो रहा है तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिले। और अगर बायोदेवी रिंकल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो पक्के से कर लेना। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।